आज गुजरात में नई सरकार ने शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दोबारा शपथ ली और साथ में उनकी कैबिनेट ने भी। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष कहता है, गुजरात रिकॉर्ड जीत के बाद भाजपा की नई सरकार। जीत रिकॉर्ड हुई है, यानी जनता की उम्मीदें भी काफी ज्यादा इस सरकार से हैं और इसीलिए बम्पर जीत भी मिली है। अब इसके बाद यह सरकार किस तरफ जाएगी, क्या प्राथमिकता होंगी, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ जापन पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर अय्यर जी है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शेखर जी, मैं सबसे पहले आपसे यह समझना चाहूंगा कि रिकॉर्ड जीत हुई है तो निश्चित तौर पर जनता काफी उम्मीदों के साथ इस सरकार की ओर देख रही है। क्या मोटे तौर पे लगता है इस वक्त यह सरकार किन प्राथमिकताओं को सामने रखकर आगे चलने की कोशिश करती हमें दिखेगी? ओम प्रकाश जी, अगर आप इस सरकार की प्रायोरिटीज को देखें, बड़े स्पष्ट रूप में बीजेपी के संकल्प पत्र में पूरा डिटेल में दिया गया है और उसी संकल्प पत्र ही इस बार बीजेपी के कैंपेन भी बड़ी बात थी। और प्रधानमंत्री जब गुजरात में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने भी एक प्रकार से आह्वान किया था वोटर्स को कि इस चुनाव में जो फैसला वो लेंगे वो गुजरात के आने वाले 25 साल का भविष्य को लेकर है। आगे कौन सी सरकार बनेगी उसको लेकर नहीं है। 25 साल में गुजरात कहां पहुंचेगा, क्योंकि बाकी राज्यों की तुलना में गुजरात काफी क्षेत्रों में विकास की रास्ते पे काफी आगे निकला है, लेकिन कई चीजें ये भी है जिसको आगे निकलना है, आगे कुछ अचीवमेंट करनी है। इसलिए अगर आप देखेंगे उसमें जो मैं संकल्प पत्र की जो याद दिलाता हूं, क्योंकि उसमें जो बेसिक प्रायोरिटी है जॉब क्रिएशन, नौकरियां जॉब क्रिएट करने की, वो भी कैसे होगी। कई सेक्टर्स में बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, 10,000 करोड़ से ज्यादा आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे होंगे। और ब्लू इकोनॉमी की जिक्र की गई है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं जो फिशरीज है, हमारी फिशरीज सेक्टर, उसको कैसे हम डेवलप करें, उसको आधुनिक उस पर कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं। तो वो सारे देखेंगे तो उसमें 2 सी फूड पार्क, यानी इतना बड़ा कोस्ट लाइन है गुजरात के लिए, तो अगर सी को हम अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करें, उसकी जो रिसोर्सेज को ये करें, बड़े बड़े फिश फूड को डेवलप करने की, उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करने की बड़ी भूमिका रहेगी। साथ में ये भी डेवलप होगा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि ये कोविड कार्यकाल में कई चीजें सामने आई, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टाइप की जो हेल्थ फैसिलिटीज वहां किया जाएगा, क्योंकि गुजरात में हमेशा पहले भी लोग हमेशा प्राइवेट में हेल्थ केयर पे जाते थे, लेकिन कोविड कार्यकाल में एक बड़ा एक चीज महसूस हुआ कि सरकारी साधनों को भी उतनी तैयार रहनी चाहिए, सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, वो भी एक बड़ा प्रायोरिटी है। साथ में अगर आप देखेंगे कई चीजें हैं, खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए जी, सैनिटरी नैपकिन देना, इलेक्ट्रिक ई स्कूटर देना, बाइसिकल देना। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे उसमें जो बातें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, वो आइडियोलॉजिकल बातें भी है उसमें जी, बिल्कुल लेकर, बिल्कुल जैसे एक रेडिकलाइजेशन को जो सोसाइटी में आजकल धर्म पे जो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, जी बिल्कुल, का भी जिक्र किया गया। ऐसे कई बातें बड़े स्पष्ट रूप में रखा गया है। ठीक है, ये बताएं जपन जी कि निश्चित तौर पर ये तमाम एजेंडा एक तरह से मोटे तौर पे खाका शेखर अय्यर साहब ने रखा, लेकिन सबसे पहले अगर हम खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनकी बात करें तो निश्चित तौर पर जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक राष्ट्रीय स्तर पे उनकी उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन अब उन पे नजरें होंगी। क्या कुछ बदलेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि उस पर जो एक तरह से भाजपा का आला कमान है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, एक तरह से जो उन्होंने भरोसा जताया है, आपको लगता है बतौर मुख्यमंत्री अब हमें एक दूसरे भूपेंद्र पटेल देखने को मिलेंगे? ये देखिए, भूपेंद्र पटेल की आप अगर पिछली टर्म यानी कि इलेक्शन से पहले की टर्म का भी समय देखें तो काफी अच्छी चीजें उन्होंने की है, जिसके लिए वो काफी तारीफ के हकदार है। और उससे पहले वो औडा में भी थे, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो उनका एक लंबा तजुर्बा तो एडमिनिस्ट्रेशन में है।
हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पे वो नए थे, लेकिन अब जो भारी भरकम जीत गुजरात ने डबल इंजन सरकार को दी है, तो उसमें भूपेंद्र पटेल को भी इसका यश देना पड़ेगा। और जनता ने अप्रूवल एक तरह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। अब 5 साल का आगे का पूरा एजेंडा, जैसे कि कुछ बिंदु मेरे अगले वक्ता ने भी बताए, वो पूरा तैयार है। डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में नरेंद्र भाई है, इतना भारी भरकम एक बहुमत मिला है, जनमत, जनता भी साथ में है। तो मुझे लगता है कि वैसे आप समझे कि इतनी सारी सीट दी है तो लोगों का भरोसा उस पर खरे उतरना है तो ये कठिन है, लेकिन सारी ये पूरी आप चीजें देखें कि ऊपर प्रधानमंत्री, उनकी लेगेसी, उनका मार्गदर्शन और नीचे इतना भारी भरकम बहुमत, जनता का सहयोग, तो मुझे नहीं लगता कि ये राह कोई ज्यादा डिफिकल्ट उनके लिए होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि पानी और बिजली ये गुजरात के मुख्य प्रश्न हुआ करते थे। अगर आप 90s और 80s का गुजरात देखें, 1980s और 1990s का, पिछले 20 वर्षों में पानी और बिजली के क्षेत्र में गुजरात ने बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। और अब ये 2 सेक्टर में गुजरात कंफर्टेबल स्थिति में है। तो नरेंद्र भाई बार बार अपने वक्तव्य में यही कह रहे थे कि हमने फाउंडेशन बना दिया है, अब आने वाले 25 वर्ष में समृद्ध भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत का, और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गुजरात एक कैटलिस्ट बने, एक अहम इंजन बने, इसके लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये एजेंडा पर अब फाउंडेशन जब क्लियर है, तब अब क्वांटम जंप लेना सरकार के लिए एक प्रायोरिटी होगा। आपने कई बातें कही कि जिस तरह से एक आधार तैयार हो गया है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कुछ मुद्दे जो लगातार गुजरात में बने रहे हैं, गुजरात सरकार के लिए लगातार चुनौती रहे हैं। मसलन जिस तरह से उनका जो सार्वजनिक कर्ज है वो लगातार बढ़ता गया है, 3 लाख करोड़ के आसपास अब पहुंच गया है। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके कई पैमानों पर गुजरात पे लगातार निगाहें रही हैं और उस पे भी एक सुधार की बड़ी गुंजाइश दिखती है। इन मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है, क्या इस पे हम बेहतर काम होता हुआ देख पाएंगे? ये प्रश्न मेरे लिए है? जी, आपके लिए जपन जी। जी देखिए, अगर आप संकल्प पत्र देखें तो सारी चीजों को एड्रेस किया गया है। जैसे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतरी करनी है तो उसके लिए आपको ग्रामीण गुजरात जो है उसको समृद्ध बनाना होगा। तो एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के कोष का 10,000 करोड़ का प्रावधान है। इसके सिवा इरिगेशन का प्रावधान है, जो सौनी और हमने जो सफलता पाई है अब उसको और नीचे के स्तर तक ले जाने की बात है। इसमें अगर आप आदिवासी विस्तार देखें तो आदिवासी विस्तार में 8 मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की जोगवाई है। इसमें आदिवासी एरियाज में रेसिडेंशियल स्कूल्स खोलने की जोगवाई है। 20,000 स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी भी जोगवाई है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पे अगर आप देखें तो एम्स के स्तर की गुजरात गवर्नमेंट की 2 हॉस्पिटल खड़ी करने का भी प्रावधान है। 3 मेडिसिटी, सिविल मेडिसिटी खड़ी करने का प्रावधान है। जैसे IIT है तो उसी के स्तर पे GIIT यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की खुद की IIT स्तर की इंस्टीट्यूशन, 3 ऐसी इंस्टीट्यूशन खड़ी करने का भी प्रावधान है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बड़े फंड की फिगर की जोगवाई संकल्प पत्र में की गई है। मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी गुजरात को आगे ले जाएगी। इसमें न्यूट्रिशियस खुराक का भी समावेश है। इसमें जो दूर के एरिया है जैसे आदिवासी विस्तार है तो उसमें एक हाईवे होने की भी बात है। इसमें अगर मछुआरों का इलाका है तो सी फूड पार्क की बात है और पूरा कोस्टल हाईवे की बात है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपको आगे दिख रही है। मैं सिर्फ एक बिंदु आपके ये जो कर्ज के बारे में उसमें बता दूंगा कि अगर किसी भी राज्य का आप कर्ज देखें तो वो GDP टू डेब्ट आप उसके अनुपात में आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपने कर्ज लिया है और आपका GDP कितना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो गुजरात काफी कंफर्टेबल स्थिति में है। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, 2 मुद्दे जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जब से ये भाजपा के घोषणा पत्र में गुजरात में आए तभी से चर्चा का विषय है। एक तो जिसका जिक्र आपने किया एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की बात, दूसरा गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी और उनकी सिफारिशों को लागू करने की बात। राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा चल रही है इसको लेके। कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, यह एक बार फिर गुजरात इन तमाम मुद्दों को लेकर एक नजीर बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुमत है, केंद्र का साथ भी है। बिल्कुल। देखिए, ये जो रेडिकलाइजेशन सेल की क्या जरूरत है, पहली सवाल है इसकी क्या जरूरत है। देखिए, जहां पे विकास हो रही हो
जहां विकास की रफ्तार बहुत तेज हो, वह यह भी जरूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आपको पीस चाहिए। पीस के बिना डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि बार बार ये कोशिश की जा रही है बाहर के ताकतों ने यहाँ पे बार बार भारत पे कैसे विकास के रफ्तार को रोकने के लिए उसमें जितने वो अटकलें डाल सकते हैं उसकी कोशिश हो रही है। हमने देखा कि खास करके केरला में, कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक पे और जितने हमारे कोस्टल स्टेट्स है वहां पे ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार, ये पॉलिटिकल पार्टी ने पहले तय कर लिया कि ऐसे प्रॉब्लम आने वाले समय में गुजरात में भी सर उठाएगा, क्योंकि ये गुजरात में भी उनकी नजर में है। इसलिए पहले से ही ये कोशिश किया जाए ताकि गुजराती युवा जो है वो कहीं इनके प्रभाव में ना आए, इनके मिसलीड ना हो जाए और अपने भविष्य को भी खराब करे और राज्य का जो विकास हो रहा है उसमें भी ये करे। क्योंकि जो बीजेपी के लक्ष्य है गुजरात में, देखिए इस बार जब सरकार जीत के आई है, 7वीं बार आई है जी, तो आगे जो 25 साल के लिए क्या क्या करना है उसमें हर वर्ग के लोग को विकास पहुंचना चाहिए। जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसके लिए ये जरूरी है कि आप युवा जो है, खास करके जो माइनॉरिटीज के युवा है, वो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके अंदर भी एक विश्वास पैदा करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन का सेल का यही काम होगा। वो नजर रखेंगे, या कोई प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी लीडर से बात करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, पेरेंट्स से इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमने कर्नाटक में देखा, कई बच्चे जो हैं वो निकल गए, चले गए, इराक चले गए, वहां आईसिस में ज्वाइन। जी शेखर जी, जी कितना भविष्य, अपने आप भविष्य ये की बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात। हमारा समय खत्म हो रहा है। एक सवाल मैं जरा जपन जी से ले लूं। जपन जी ये बताएं कि 156 में से 155 विधायकों को एक तरह से संभालना होगा, उनको एक तरह से उनकी देखरेख करनी होगी, कोई असंतुष्ट ना हो, सब सरकार के साथ चले। और इन 155 विधायकों में से खासकर 2 नामों का मैं जिक्र करूंगा, चाहे वो अल्पेश ठाकोर हों या हार्दिक पटेल। आपको लगता है ये कितना, इतनी बड़े संख्या में जो विधायक हैं उनको संभालना, उसको एक लक्ष्य की तरफ प्रेरित करना आसान या मुश्किल रहने वाला है भूपेंद्र पटेल साहब के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार 5 साल पहले भाजपा के सिर्फ 99 एमएलए चुने गए थे, और अगर 5-6 एमएलए इधर उधर हो जाते तो सरकार गिर जाती। लेकिन गुजरात एक स्टेबिलिटी पसंद राज्य है, यहाँ की प्रजा स्टेबिलिटी के लिए वोट दिया है। एक कारण ये भी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लीडरशिप, और इस बात का पूरा जवाबदारी हर एक एमएलए को मालूम है। और अगर 99 में 5 साल तक सरकार को कुछ नहीं हुआ, हमने कभी एहसास भी नहीं किया, 1 मिनट के लिए कभी ऐसा डर भी नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमें लगा हो कि अरे ये 99 का है तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब तो 156 है, तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं रहेगा। ये आंतरिक असंतोष के बारे में क्या कहेंगे? लग रहा था कि हार्दिक पटेल शायद मंत्री बनेंगे, बने नहीं। नहीं, हार्दिक पटेल की भी इच्छा नहीं है मंत्री बनने की। अभी हमारी उनसे बात होती रहती है, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, सारे एमएलए से। वो जो उनको जवाबदारी मिली है उससे अभी तो खुश है। हार्दिक पटेल पहली बार एमएलए बने हैं, तो वो अभी इससे ही काफी रोमांचित है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जपन पाठक साहब आपका और शेखर अय्यर साहब आपका।